नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि हेल्थ केयर में क्या चीज सबसे अच्छा काम करती है? इसकी शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन से। तो आज हम नर्सिंग रिसर्च में इसी बेहद जरूरी प्रोसेस को समझने वाले हैं, जो बेहतर देखभाल की नींव रखती है। जरा सोच कर देखिए, डॉक्टर्स और नर्सेस ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा इलाज सबसे अच्छा है। तो इसका जवाब छिपा है डेटा में। जैसे डेटा ही तो हमें बताता है कि हाथ धोने से इन्फेक्शन फैलना रुकता है या कुछ दवाएं दूसरों से ज्यादा असरदार क्यों है। और बस यही वो बेसिक सवाल है जिसे नर्सिंग रिसर्च हल करने की कोशिश करती है। ओके, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि डेटा इकट्ठा कैसे किया जाता है, ये समझना जरूरी है कि डेटा का असली मतलब क्या है ना? तो चलिए पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग, डेटा जानकारी के वो अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा किया जाता है। इसे ना एक शॉपिंग लिस्ट की तरह सोचिए। जैसे उस लिस्ट में हर एक चीज, मान लीजिए दूध या ब्रेड, डेटा का एक छोटा सा हिस्सा है। और नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में यही डेटा हो सकता है मरीज के लक्षण, उसका इलाज या उस इलाज का क्या नतीजा निकला। तो आसान भाषा में समझें तो डेटा वो कच्चा माल है जिसके बिना रिसर्च की कोई भी थियरी साबित नहीं हो सकती। मतलब, अगर डेटा नहीं है तो सब कुछ बस एक अंदाजा है, लेकिन जब डेटा होता है तब हम दावे से कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि रिसर्चर्स इस जरूरी रॉ मटेरियल को इकट्ठा कैसे करते हैं। उनके पास ना बिल्कुल एक बढ़ई की तरह औजारों का एक पूरा सेट होता है। तो चलिए जरा उनके इस टूल किट में झांक कर देखते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च में ना डेटा इकट्ठा करने के मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। और सोचिए कि हर रास्ता जानकारी के एक अलग खजाने की तरफ जाता है। चलिए देखते हैं ये रास्ते कौन से हैं। पहला है सेल्फ रिपोर्ट, जिसमें लोगों से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, मतलब उनके बर्ताव को देखना और रिकॉर्ड करना। तीसरा है बायोफिजियोलॉजिकल तरीके, मतलब शरीर से जुड़े माप लेना, जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट। और फिर आते हैं कुछ खास स्पेशलाइज्ड तरीके। तो ये है एक रिसर्चर का पूरा टूल बॉक्स। तो अब जब हमें इन चारों तरीकों का एक ओवरव्यू मिल गया है, तो चलिए इनमें से एक को, मतलब स्ट्रक्चर्ड सेल्फ रिपोर्ट्स को, जरा करीब से देखते हैं। पता है, यहीं से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ सारा खेल सही सवाल पूछने का है। तो इस तरीके की सबसे खास बात क्या है? वो है कंट्रोल। सोचिए, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसा है। हर पार्टिसिपेंट से एक ही तरह के सवाल एक ही ऑर्डर में पूछे जाते हैं, ताकि ये पक्का किया जा सके कि जो भी नतीजे मिले वो बिल्कुल निष्पक्ष और एक जैसे हों। तो इस मेथड के अंदर ना 3 मेन टूल्स आते हैं। पहला क्वेश्चनेयर्स, मतलब लिखे हुए सवाल। दूसरा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, यानी आमने सामने पूछे जाने वाले सवाल। और तीसरा है स्केल्स, जो दर्द या चिंता जैसी फीलिंग्स को मापने के खास तरीके होते हैं। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, क्वेश्चनेयर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि सवाल सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो पक्षपात की गुंजाइश कम होती है। लेकिन एक दिक्कत है, कई बार लोग इन्हें भरकर वापस ही नहीं भेजते। वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यूज में जवाब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी आसान है जो शायद लिख पढ़ नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है, हम दर्द या चिंता जैसी सब्जेक्टिव चीजों को कैसे माप सकते हैं? यहीं पर काम आते हैं स्केल्स। ये इतने कमाल के टूल्स हैं जो हमारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को नंबरों में बदल देते हैं। तो इन स्केल्स के भी कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइकर्ट स्केल। ये सहमति मापता है, जिसमें स्ट्रांगली अग्री से लेकर स्ट्रांगली डिसअग्री तक के ऑप्शन होते हैं। फिर आता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये दो उल्टे शब्दों, मान लीजिए खुश और उदास, के बीच किसी की राय को मापता है। और एक होता है विजुअल एनालॉग स्केल या VAS। ये दर्द जैसी किसी चीज की शिद्दत यानी इंटेंसिटी को मापता है। तो ये VAS काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पार्टिसिपेंट को बस एक लाइन पर एक निशान लगाने को कहा जाता है। लाइन का एक सिरा होता है कोई दर्द नहीं, और दूसरा इतना दर्द जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। है ना, ये एक सिंपल लेकिन मतलब कमाल का पावरफुल टूल। ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को मेजरेबल डेटा में बदल देता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ दर्द के लिए है। इस कमाल के टूल का इस्तेमाल नींद की क्वालिटी से लेकर सिगरेट पीने की तलब तक कई तरह की सब्जेक्टिव फीलिंग्स को मापने के लिए किया जाता है।
शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी इस तरह के स्केल का इस्तेमाल किया होगा। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मरीजों की देखभाल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आखिर में सारा मकसद तो लोगों की मदद करना ही है ना? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये जितने भी तरीके और टूल्स हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये तो एक पुल की तरह है जो रिसर्च को असल दुनिया में मरीजों की देखभाल से जोड़ते हैं। और यही तो असली मकसद है। जब डेटा को इतने सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा किया जाता है तो नर्सिंग प्रोफेशन को भरोसेमंद सबूत मिलते हैं जो सीधे सीधे केयर की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। तो आखिर में ये सब बेहतर डेटा के जरिए जिंदगियों को बेहतर बनाने के बारे में है। तो अब इस जानकारी के बाद अगली बार जब कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल दर्द को 1 से 10 की स्केल पर रेट करने को कहे, तो एक बात याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि उस ज़रूरी डेटा को बनाने में मदद की जा रही है जो आगे चलकर हर किसी के लिए देखभाल को बेहतर बनाएगा। तो अगली बार उस डेटा को शेयर करने में हिचकिचाना नहीं है, इससे सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।